मैं बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो गई। उसी मोमेंट पे आपकी जॉब चले जाना इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था वहाँ पे रहना। किया क्या है? मेरी गलती क्या है? 30 साल की एज में मैंने अपनी जॉब खो दी और रीज़न था ऑफ़िस पॉलिटिक्स। मेरी 6 साल की मेहनत मानो जैसे पानी में चली गई। हाय, मेरा नाम है ममता चंदोला एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो कहानी शुरू होती है 2017 से, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी। तो उस टाइम पे मैं बहुत सारे कॉलेज प्लेसमेंट में बैठी, पर मेरा कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। एंड ऑफ कोर्स रीज़न यही था कि मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ, तो मैंने सोचा ठीक है, मैं 1 साल पूरा उसी में लगी रही। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन समहाउ मेरे कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल पाए और मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी उस टाइम पर। जितनी नॉलेज मुझे आ गई थी, तो मेरा मन था कि मैं 1 साल और दूँ ताकि मैं इसे अच्छे से निकाल लूँ। पर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि अब मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। रीज़न बीइंग, मेरे पीछे मेरे भाई-बहन भी हैं और अभी उनको भी पढ़ाना है। तो अगर आप घर के बड़े होते हैं, आपके पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं, इनफैक्ट होते ही नहीं हैं। जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं आपको वो करना पड़ता है। तो मैंने एकदम से अपनी प्यारी सिटी देहरादून छोड़ दी और मतलब आप मानोगे नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मैं फिर भी देहरादून छोड़ के निकल गई। मेरी एक फ्रेंड मैरिड थी उस टाइम पर, जो गुड़गाँव में रहती थी। तो मैं उसके पास गई और मैं बस अपना बैग लेके निकल गई थी। मैंने उसको बोला कि मैं जॉब ढूँढने के लिए आई हूँ यहाँ पर। उसने बोला कुछ प्लान है क्या है? मैंने बोला कुछ भी नहीं है। तो मैं 1 हफ्ता उसके पास रही गुड़गाँव में। मैंने बहुत सारी जॉब सर्च की, पर मुझे वहाँ पर भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। फिर उसके बाद मैं नोएडा आई। नोएडा में भी एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रहती है, मैं उसके साथ रही और लकीली मुझे उस टाइम पर एक जॉब मिल गई थी, जिसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम थी। 17,000 में मैंने स्टार्ट किया था और वो उसके घर से काफ़ी दूर भी था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नोएडा ही शिफ्ट हो जाऊँगी, पास में ही कहीं पर, और फिर मैं एक पीजी में रही। वहीं से मेरी जर्नी जॉब की स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने वहाँ से 6-7 महीने बाद स्विच कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक माहौल था वहाँ का और सैलरी भी काफ़ी कम थी। मैं खुद का मैनेज नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मैंने फिर दूसरी कंपनी में स्विच किया, जहाँ पे मेरे को सैलरी भी ठीक-ठाक मिल रही थी और मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा खासा लगता था, तो वही मैंने कंटिन्यू किया। तो 3-4 साल मैंने वहीं पर ही काम किया। उसके बाद उसके बाद मेरी जब कोविड हुआ उस टाइम पर, तो मेरी बहन उस टाइम पर एचएम कर रही थी और उसको वहाँ से भी छोड़ना पड़ा, तो वो सीधे मेरे पास आ गई थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं, तो आपको पता होगा कि मेरी बहन मेरे साथ ही रहती है काफ़ी टाइम से। इट्स बीन 2 टू 3 इयर्स वो मेरे साथ ही रहती है। तो सब कुछ स्मूथली जा रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर ऐसा हुआ कि जिस कंपनी में मैं थी, वो हेड काउंट कम करने लगे, उनको अपने स्टाफ्स कम करने थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई और मैंने सोचा कि इससे पहले ये लोग मेरे को निकालें, मैं खुद ही कोई दूसरी कंपनी जॉइन कर लेती हूँ। एंड फिर मैंने दूसरी कंपनी जॉइन कर ली एंड मैं वहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत खुश भी थी, लेकिन जैसे ही मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई और मैं फ्लोर पे गई, तो वहाँ पर जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कंपनी कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है। वहाँ का जो मैनेजर था, स्पेशली जो मेरा मैनेजर था, उसने मेरा जीना हराम कर दिया था जाने के साथ ही। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि उसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मैं इतना काम करती थी, मैं ना एकदम जॉली नेचर की हूँ। मुझे ऐसा होता है कि मेरे सारे आस-पास वाले लोग खुश रहें, चाहे उसके लिए मुझे खुद जोकर भी बनना पड़े, लेकिन मुझे अच्छा लगता है दूसरों को हँसाना। तो शायद यही बात उसको पसंद नहीं आई थी और ये सोच के कि मैं किसी को डिस्टर्ब करती हूँ व्हाटएवर, उसने मेरे को एकदम आइसोलेट कर दिया। उसने मेरे को बोला आप किसी के भी साथ नहीं बैठोगी। उसने मुझे एकदम अलग, जो जिनको मैं जानती भी नहीं थी, उन्होंने मेरे को उसके साथ बैठा दिया। पर स्टिल मैं समझी, मैंने उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझा। मैंने सोचा ठीक है चलो, ऐसे-ऐसे बात है। तो मैंने उसको ये बात बोली कि कुछ टाइम बाद मैंने उसको बोला कि सर, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, मैं इतनी आइसोलेट होके काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए मेरा मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है। पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, उसने मेरे को वहीं पर ही बैठाया और कुछ ना कुछ मेरी चीज़ों में गलतियाँ निकाल-निकाल के, मेरी हर दिन मीटिंग करके, मुझे इतना फ्रस्ट्रेट करके उसने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। मैं जब घर भी आती थी ना, मैं हर दिन घर आके रोती थी। आप मानोगे नहीं, मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ। मतलब मेरे को रात को सपने भी ऑफ़िस के ही आते थे कि मैं अब कल जाके क्या करूँगी, कैसे ये मैनेज करूँगी, वो मुझे फिर डाँटेगा। घर पहुँचने के बाद भी मेरे को वही मैसेजेस मिल रहे हैं। इवन दो अगर मैं कुछ छोटी-मोटी चीज़ भी वहाँ पर बोल दूँ या मज़ाक मस्ती में कुछ बोल दूँ, तो उसको इतना ज़्यादा हाइलाइट करता था कि मैं परेशान हो गई थी।
और ये सिर्फ़ मुझे नहीं, मेरी पूरी टीम को दिखता था। पर मैंने जैसे-तैसे मैनेज किया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे कि मैंने बताया, मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकती हूँ, और मेरी जो बहन मेरे साथ रहती है वो कोविड के टाइम पर ही अपनी जॉब सब कुछ छोड़ के आ गई थी। उसके बाद उसको घरवालों ने फ़ोर्स भी नहीं किया क्योंकि उसका मन था यूट्यूब करने का, वो भी यूट्यूब ही कर रही है अभी, और यूट्यूब से उसको भी कुछ नहीं मिलता, वो भी अभी सिर्फ़ स्ट्रगल ही कर रही है। उसको भी 4-5 साल हो गए हैं करते-करते, एंड मैंने भी उसे कभी फ़ोर्स नहीं किया। मैंने 1-2 बारी उसको बोला कि जॉब कर ले, उससे मेरी हेल्प हो जाएगी, पर उसका मन यूट्यूब में था, तो मैं चाहती नहीं थी कि किसी के साथ मैं ज़बरदस्ती करूँ। तो मेरे को ये भी टेंशन थी कि अगर मैं जॉब छोड़ देती हूँ अपने मेंटल पीस के लिए, तो फिर घर कौन चलाएगा, कौन देखेगा? और मेरे घर वाले भी बिल्कुल इसके अगेंस्ट रहते हैं क्योंकि उनका भी कहना सही है कि एक कुछ नहीं कर रहा है, अगर दूसरा भी घर में बैठ जाएगा, फिर अर्निंग कौन करेगा? तो वो सब ध्यान में रखते हुए मैंने कंटिन्यू किया। पर एक टाइम ऐसा हो गया कि उन्होंने मेरा काम करना मुश्किल कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था रीज़न क्या है? मैं हमेशा रो के बस एक तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मैं हमेशा घर आके रो के बस अपनी बहन से यही पूछती थी कि पूजा मैंने किया क्या है? मेरे को अ, सॉरी। तो बस मैं हमेशा यही कहती थी कि मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? मैं हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहती हूँ। अम, मतलब मेरा किसी को खुश रखना मेरे ऊपर इतना भारी पड़ेगा, मुझे नहीं पता था। एंड मैंने उस मैनेजर को जाके ये तक बोला कि अगर आप मुझे आइसोलेट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कभी-कभी मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा दो ताकि मैं ऑफ़िस आके उनसे बातचीत कर सकूँ, क्योंकि ऑफ़िस में आप 10 घंटे बिताते हैं, उससे ज़्यादा बिताते हैं, और उस टाइम पर आपको ऐसा रहता है कि कोई हो आपसे बात करने वाला जिसके साथ आप कुछ शेयर कर सकें। मैंने उसको ये सब कुछ बात बोली, और उसने मतलब ऑफ़ कोर्स मैं रो गई, तो वो डर गया। उसको लगा कि मैं कहीं ये बात आगे ना कर दूँ, तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओ, ये वो, पर काम मुझे पूरा चाहिए, ऐसे-वैसे। मैंने बोला यस सर, आपको काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर से मैं उनके साथ बैठी, फिर उसने मेरे काम में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकाल के, मतलब वो मेरे पीछे ही पड़ गया था, और उसका जो असिस्टेंट मैनेजर था वो उसको काम देता था ये बोलने के लिए कि आप, मतलब वो मेरी, खासकर मेरा काम उसको पकड़ाता था कि इसके इसमें आप जो जितनी गलतियाँ निकाल सकते हो उतनी गलतियाँ निकालो, और वो भी मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया था, और वो सिर्फ़ मेरे काम के पीछे नहीं पड़ा था। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, अगर मैं किसी से बात भी कर रही हूँ ना, वो सीधे एक मेल छापता था। अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, सीधे एक मेल छापता था। मैं लेट आ रही हूँ, उसके लिए मेल छप रही है। मतलब इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था वहाँ पे रहना, और मेरी आँखों के सामने जो उसके फ़ेवरेट्स थे, मेरी आँखों के सामने वो किसी को नहीं डाँटता था। वो लेट आ रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो जो मर्ज़ी कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको प्रॉब्लम सिर्फ़ मेरे से थी। और आप ये सोचो कि, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरा मेरा ना दिल इतना साफ़ है कि उसके बाद भी मैं ये सोचती रही कि कोई बात नहीं ममता, तू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, मे बी हो सकता है कि उसको ऐसा लग रहा हो कि तू दूसरों को डिस्टर्ब कर रही है या ऐसा कुछ, इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तेरा काम गलत है या वो कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है। मैं नहीं मानी, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी साल काम किया था उसमें मैंने कभी ऑफिस की पॉलिटिक्स देखी ही नहीं थी। वहां पर ये था कि आपने जितना काम किया आपको उसी हिसाब से रिवॉर्ड किया जाएगा, और मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, ये मैंने पहली बार देखा। तो उसने मेरे को फिर से आइसोलेट कर दिया। उसने मेरे को बोला कि आपकी ये गलती आई है, अब मैं आपको नहीं बिल्कुल भी कर सकता हूँ टॉलरेट कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो, आपकी जैसे आपके दोस्तों की भी गलती आ रही है, आप एकदम से अलग बैठो। उसने मुझे एकदम अलग, जिसमें सिर्फ लड़के ही लड़के जिस वे में बैठे हुए हैं, उसने मुझे वहां बैठा दिया। प्रॉब्लम लड़कों से नहीं है, लेकिन उन लड़कों को मैं जानती भी नहीं थी, मेरी इतनी अच्छी बात भी नहीं होती थी, हालांकि मेरे टीममेट थे, पर वही हाय हेलो से रिलेटेड ही बात होती थी। उसने मेरे को उनके बगल में बैठा दिया, एंड जब मैं उनके बगल में बैठी तो ठीक है, मेरी थोड़ी बातचीत हुई, पर एक बार ऐसा दिन आया कि उसमें से जो एक लड़का था, वो एक लड़के को काफ़ी बुली करता था। बुली एज़ इन उसके कलर पे, प्रॉपर रेसिज़्म चल रहा था वहाँ पे, उसके कलर पे बुली करता था, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पे बुली करता था, क्योंकि जहाँ से वो आता था वो इतने बड़ा एरिया नहीं था, तो हमेशा उसका वो मज़ाक बनाना, ये मज़ाक बनाना बहुत गंदा करता था। वो चीज़ ना मुझसे सही नहीं जाती थी, और मैंने हमेशा इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई है, चाहे वो मेरे प्रति हो या किसी और के साथ भी होता है, मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। तो मैं ये सब कुछ नहीं देख पा रही थी, लेकिन ऑफ़ कोर्स मैं कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो मेरा दोस्त भी नहीं था और मेरा उसमें कोई मैटर भी नहीं था। पर एक दिन ऐसा आया कि मुझे बोलना ही पड़ा, और उस दिन ये चीज़ हुई कि
वो उसको ट्रांसजेंडर का जो दूसरा टर्म होता है डेरोगेटरी टर्म, वो उसको वो बोलने लगा और ताली बजाने लगा सबके सामने, और पूरा फ्लोर हँस रहा था। ऑलमोस्ट जो आधा फ्लोर था वो हँस रहा था। तो उसकी भी आँखें बहुत नीचे हो गई थी, और मुझे बुरा ये तो लगा ही कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा बुरा लगा कि ये है कौन जो ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी को यहाँ पर गाली की तरह यूज़ कर रहा है। और मुझे वो मतलब मैं बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो गई, मुझे नहीं पता चला मैंने मेरे मुँह से कब ज़ुबान खुल गई, और मैंने उसको बोला कि भाई ये सब कुछ नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत है और ये हरैसमेंट है। किसी भी कम्युनिटी को बुरा बोलना एक हरैसमेंट के अंदर आता है। ये चीज़ तू नहीं कर सकता है। तो वो लड़का मुझसे बहस करने लगा, तू कौन होती है? तेरा क्या है? ये है, वो है। मैं उसको समझाने लगी कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि तू उसको बोल रहा है, तू उसको कुछ भी बोल। लेकिन तू क्या बोल रहा है उस पे माइंड कर, बिकॉज़ जो लाइन्स तू बोल रहा है, जो चीज़ें तू बोल रहा है, ये बहुत गलत है। तो मेरे को बोलने लगा, तू है क्या? ये तेरे को क्या प्रॉब्लम है? ये है, वो है। वो बहुत गंदा-गंदा बोलने लगा, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन, क्योंकि मेरे से ये सब कुछ नहीं सहा गया। तो अब जब मैनेजर था, एएम था, अब साथ ही साथ में एक और बंदा आ गया है जो मेरे बिल्कुल अगेंस्ट है। तो घर आके मैंने फिर से सब कुछ ये बताया अपनी बहन-वहन को। उन्होंने मुझे ऑफ कोर्स ये बोला कि तू क्यों इन चीज़ों में पड़ते है, ये वो। मैं वापस गई दूसरे दिन, तो मैं देखती हूँ कि भाई अब वो मैनेजर और एएम तो छोड़ो, अब वो तक मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, वो तक मेरी चीज़ें निकाल के दिखा रहा है कि इसकी ये गलती है, वो गलती है। मतलब इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, मेरे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेरे लिए रहना मुश्किल हो गया था। फिर वो ना मेरे को आते-जाते बहुत कमेंट्स पास करता था, कुछ भी हो कि अरे ये वो, मतलब बहुत गंदे-गंदे कमेंट्स पास करता था जो मुझसे नहीं सुने जा रहे थे। तो मैं फिर से एक दिन रोई, मैं रोते-रोते उसी मैनेजर के पास गई। मैंने उस मैनेजर को रोते-रोते बोला कि प्लीज़ इस आदमी को बोलो कि मेरे से आज के बाद ये कुछ ना बोले। जस्ट आस्क हिम टू शट द हेल अप, क्योंकि अब मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकती हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो पता है मैनेजर ने क्या किया, उस मैनेजर ने मेरे सामने तो उसे बुलाया और उसको बोलता है कि ये क्या बोलते हैं, आप ये सब कुछ आज के बाद इसको नहीं बोलोगे, आप बहुत बुली करते हो, ये वो। उसको वापस भेज दिया और मुझसे बोला कि कोई भी प्रॉब्लम होगी आगे आप मुझे बता देना। और बाद में मुझे क्या पता चलता है मेरे दूसरे कलीग के थ्रू कि वो उसको बुलाता है और बोलता है कि इसका तो रोज़ का नाटक है, तू भाई इसके साथ मत किया कर, ये वो, ऐसे करके उसने मुझे छोड़ दिया। मतलब कि जो सबसे पहले टर्म ऑफिस जाकर ये होती है कि आप किसी को हरास नहीं कर सकते, बुली नहीं कर सकते। इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर तरीके से लॉ बने गए हैं, स्पेशली ऑफिस के अंदर, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। वो मैनेजर खुद ही क्रॉस कर रहा था और वो खुद बॉडी शेम करता था लोगों को, सब कुछ करता था। इनफैक्ट उसने मुझे भी करने की कोशिश की थी, पर मैंने उसको बहुत गंदा लुक दिया था, तो उसने मेरे को सॉरी बोला था इस बात पे। कि स्टिल इतना गुस्सा आता था, लेकिन मैंने फिर भी कंट्रोल किया। मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेजर मेरे से ये है, वो है। मैंने सोचा कि कभी तो मेरा कोई टीम चेंज हो जाए, कभी मैं बात कर लूँगी ऐसा-वैसा। लेकिन एक दिन फिर से ऐसा होता है कि मेरे को कॉल आती है कि मेरे को ना वार्निंग लेटर इश्यू होने वाला है, और रीज़न क्या कि मैं अपने सीट से उठकर जाती रहती हूँ। अब गाइज़ 10 घंटे की शिफ्ट में आप एक बार वॉशरूम तो जाओगे ही। आपको पानी की प्यास तो लगेगी, आप कैसे नहीं उठोगे? और ऐसा नहीं सिर्फ मैं जाती थी, हर कोई जाता था, लेकिन प्रॉब्लम उसको सिर्फ मुझसे ही थी। और जब ये बात मुझे पता चली उस दिन, तो मतलब मैं बिल्कुल ही अपने आपे से बाहर हो गई। एंड मैं गई, दूसरे दिन मैंने अपना रेज़िग्नेशन लेटर लिखा, मेल लिखा, और मैंने मेल उसको सेंड कर दिया। पर वो मेल ऐसा-वैसा नहीं था। उस मेल में मैंने मेरे साथ इन 6-7 महीनों में जो भी हुआ वो सब कुछ मेंशन किया था, इंक्लूडिंग मैनेजर एंड द एएम। मैंने उसमें सब कुछ लिखा कि ये मेरे को इतना मेंटली हरेसमेंट हुआ है, ये है, वो है, मेरे से ऐसे काम नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर ये पार्शियलिटी होती है, बायसनेस होती है, सब कुछ करके मैंने उसमें लिख दिया और मैंने वो उसको भेज दिया। उस मैनेजर की उस टाइम पर बहुत हालत खराब हो गई, उसने मेरे को बुलाया, उसने वो खुद तो आया ही, उसने एक लेडी को भी साथ में बुलाया जो वहाँ पर खुद भी एक एएम थी, ताकि एक लड़की के सामने सारी बातें हों। पर उसने एचआर को नहीं बुलाया, क्योंकि उसे पता है अगर वो एचआर को बुलाता तो मैं ये सारी बातें उसके सामने कहती, जिससे उसकी प्रॉब्लम हो सकती थी। ना उसने किसी बड़े इंसान को बुलाया, लाइक वीपी और एवीपी, उसने किसी को भी नहीं बुलाया। वो बैठा और वो बोलने लगा कि ममता ऐसी-ऐसी क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। बहुत ही इनोसेंट बन के वो मुझसे बात करने लगा, एंड क्या प्रॉब्लम है बताओ, ये वो। तो मैं उसको बताने लगी कि मैंने ये सब कुछ फ़ील किया है यहाँ पर। तो वो मुझसे बोलने लगा कि मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि ऐसा हमने कभी किया नहीं है, आपको गलत लगा है। फिर वो लेडी मेरे को बोलने लगी कि ममता आप गलत समझ रहे हैं, ये तो एक बेस्ट मैनेजर है। कभी किसी के मुँह से इनकी मैंने शिकायत नहीं सुनी है, ये सब कुछ। एंड उन्होंने मुझे इतना मैनिपुलेट कर दिया, तो मुझे लगा कि यार शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही थी।
पर मेरे को फिर भी था कि जॉब तो मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है जब आप लोग रिज़ाइन देते हो उसका आपको 45 डेज़ का टाइम मिलता है, और मुझे ये था कि मैं जॉब तो पा ही लूँगी कहीं न कहीं इन 45 डेज़ में, लेकिन मैं यहाँ से छोड़ के चली जाऊँ। लेकिन जब मैं बाहर आई, वहाँ पे मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त बनी थी मुस्कान, मतलब वो बहुत-बहुत इतनी प्यारी दोस्त थी कि उसको मैं सिर्फ़ दोस्त नहीं बोलती हूँ, मैंने आज तक उससे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं देखा है, वो इतनी अच्छी इंसान थी। तो जब मैं बाहर आई तो शी वाज़ क्राइंग, और उसको रोता हुआ देखकर ना मुझे बिल्कुल ऐसा हो गया कि ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, मैं एक 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 टाइम और यहाँ पे रह के देख लेती हूँ, एक मौका और दे लेती हूँ, मेबी मैं ही गलत होंगी। हालाँकि उसने ये सब कुछ देखा हुआ था जो मेरे साथ हो रहा था, और वो मेरे को बार-बार यही बोल रही थी कि तू मेरी वज़ह से मत रुक, तू चली जा, तेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए, ये लोग तेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं सब कुछ। पर मैंने बोला कि अभी भी मैनेजर ने मेरे को ये सब बोला है, तो मैं रुक जाती हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा अगर ऐसा है तब तो ठीक है, तू रुक जा। सब कुछ सॉर्ट होने के बाद गाइस जो आगे हुआ वो तो मतलब मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। जब ये सारी बातें हुई, ये दिन खत्म हुआ, उसके नेक्स्ट वीक ही, कट टू नेक्स्ट वीक, मैं ऑफिस जाती हूँ, एंड मैं ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रही थी, बहुत चिल होके काम कर रही थी। अम, जैसी मतलब 1 घंटा पूरा हुआ, 1 घंटे तक उसने मुझे बैठाए रखा, 1 घंटा पूरा होता है, उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया, और उसने मेरे को बोला कि आपको ममता ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप देखो आपका ये काम अच्छा नहीं है, आपकी इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर से ऐसी बात आ रही है, वैसी बात आ रही है। और सबसे अजीब बात है गाइस, जो दिन उसने पकड़ा था ना, उस दिन उस ऑफिस में जो हमारा मेन मैनेजर है, जो पूरी टीम देखता था, वो नहीं आया था। तो उसने दिन भी ऐसा पकड़ा, और उसने साथ-साथ उस मैनेजर का भी नाम ले लिया कि इनकी तरफ से भी आपके लिए ये शिकायत है, और मैंने उनसे बात की है कि आपका ऐसा काम तो नहीं चल पाएगा। एंड जब उसने उस मैनेजर की बात की, अब मुझे नहीं पता कि उसने मेरे बारे में क्या उस मैनेजर को बताया, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। पर उस पॉइंट में मैं समझ गई थी कि शायद आज मेरा लास्ट डे ही होने वाला है। एंड ही केप्ट सेइंग कि आपकी गलती है, मैंने आपको बहुत बार वार्न किया है, ये किया है, वो किया है। एंड वो मेरे को सिंपैथाइज़ करने लगा ये बोल के कि मुझे पता है कि आप बहुत पंक्चुअल हो, बहुत सिंसियर हो, आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, और इसलिए क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, तो हम आपको ऑफ़िस से निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप खुद ही रिज़ाइन लिखो, और आज के आज आप यहाँ से इमीडिएट क्विट कर लो। तो मेरे को समझ नहीं आया, मतलब आई वाज़ लिटरली ब्लैंक, तो मैं फिर से वहाँ पर रोने लगी। एंड वो रोना ऐसा-वैसा नहीं था। मैं मतलब फूट-फूट के रोने लगी, बिकॉज़ गाइज़, जैसे कि मैंने बताया, मेरे साथ मेरी बहन रहती है। आप जब रिज़ाइन देते हो, आपको ये रहता है कि 45 डेज़ आपको मिल रहे हैं, आप कुछ ना कुछ कर लोगे, 45 डेज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पे आपकी जॉब चले जाना, जब आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी ईएमआईज़ थी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का रेंट ही 18,000 है। मैं ये सब कुछ कैसे देती? मेरे को नहीं समझ आ रहा था। एंड मैंने उसको ये सब कुछ बोला मैनेजर को कि सर, मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे तो बहुत गलत होगा ये, बिकॉज़ मैंने आपको रिज़ाइन भी दिया था। अगर आप वो एक्सेप्ट कर लेते तो शायद मेरे को आज टाइम मिल जाता। पर ही वाज़ सो क्लेवर कि उसे पता था कि अगर वो मेरा वो वाला रिज़ाइन एक्सेप्ट करता, तो वो उसके ऊपर भी चीज़ें आती। तो उसने मेरे को बोला कि ममता, मैंने बहुत ट्राई किया, वो उसके बाद भी इतना सीधा बन रहा था। वो मुझसे बोलता कि मैंने, और वो फिर से सेम लेडी को लेकर आया था, जिसके सामने पिछली बार बात हुई थी, वो उसको लेकर आया, और वो भी मेरे को समझाने लगी। तो उसने मेरे को बोला कि वो मेरे को बोलता है कि आई एम श्योर आपको कोई ना कोई दूसरी जॉब मिल ही जाएगी। मैं बस शॉक में थी। एंड वो मेरे को बोल के चले गया, आप जब भी आप सही फील करो, आप यहाँ से बाहर आ जाना, एंड फिर आपको यहाँ से जाना होगा, एंड जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सब मैं कर दूंगा। एंड उसके बाद मैं जिस मीटिंग रूम में मीटिंग हुई थी, मैं वहाँ बैठ के कम से कम 2 घंटा रोई हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा था मैं अब क्या करूँ? मैं घर जाके अपनी बहन को क्या बोलूँ?
मैं घर पे बता भी नहीं सकती हूँ क्योंकि वो सिर्फ़ उनको लगता है कि मैं ही हूँ जो कुछ कर रही हूँ। ऑफ़ कोर्स आई एम 30 और उनके हिसाब से अब मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हो चुकी हूँ कि मैं उन पर डिपेंड ना रहूँ, और मैं 6-7 सालों से कभी उन पे 1% भी डिपेंड नहीं रही हूँ। मेरे को नहीं समझ आ रहा था, मैं 2 घंटे बैठी रही, मैं रोती रही। वहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। फिर अम, मेरी आँखें बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, रोना बंद करती हूँ क्योंकि जो हो गया है उस चीज़ पे तो कुछ नहीं हो सकता, आपको निकलना ही पड़ेगा। तो मैं वॉशरूम गई, मैंने फेस वॉश किया, मैं आई, और जब मैं वापस आई सबने मेरे को पूछा क्या हुआ ये वो? तो मैंने बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ इन्होंने मेरे साथ कर दी है, सबको बहुत गुस्सा आया। एंड मुस्कान तो इतना रोई है, मतलब कि मेरे जितना ही वो भी रोई। सॉरी। तो मेरे जितना भी वही रोई, बिकॉज़ शी वाज़ द ओनली वन जिसको पता था कि मेरे ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड मैं इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती हूँ इतनी जल्दी। तो सबसे गंदी चीज़ ये होती है कि जब आपको ऐसे जाना पड़ता है ना ऑफ़िस से, तो उस टाइम पर आपके पास उस टाइम पर वो आपको सैलरी भी रिलीज़ नहीं करते हैं। मतलब 45 डेज़ लग जाते हैं आपकी सैलरी आने पे। एंड उससे पहले ही घर का रेंट, सारी ईएमआईज़ और बाकी के भी जो खर्चे होते हैं वो आप कैसे सँभालोगे? पर इसमें एक ये चीज़ अच्छी थी गाइस कि जब से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया है, मैंने सेविंग्स की है। मेरे पास कुछ अमाउंट है जो मैंने सेव करके रखा हुआ है। एंड ये चीज़ मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हैं, तो प्लीज़ आप लोग सेविंग्स करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में कब आपका काम आपसे छूट जाए। कोई कुछ नहीं जानता, लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो आपके लिए आपके पास आपकी सेविंग्स ज़रूरी होनी चाहिए। एंड जब मैं वापस आई तो मैंने बताया, मैं बहुत रोई, और आप लोग देख सकते हैं मैं वापस आते टाइम भी मैं ऑटो में आई हूँ। मैं पूरे रास्ते में रोती हुई आई हूँ, मुझे हर कोई देख रहा था मेरे से। इनफैक्ट ऑटो वाले भैया ने भी पूछा कि आप ठीक तो हो? ये वो। तो मैंने बोला हाँ भैया मैं ठीक हूँ। फिर जैसे-तैसे मैं घर पहुँची हूँ, मतलब जैसे-तैसे मैं घर पहुँची हूँ। आज भी मैं सब कुछ सोचती हूँ ना, मेरे को आज भी बहुत डिप्रेस्ड फ़ील होता है, पर मेरे को बहुत टाइम लगा इस चीज़ से निकालने में। मैं डेली रोती थी, डेली मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर फिर मैंने सोचा कि चलो जो हो गया है सो हो गया, अब मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिसमें मेरा हमेशा से मन था, और वो चीज़ थी गाइस यूट्यूब। मैं हमेशा से यूट्यूब करना चाहती थी। इनफैक्ट जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, साथ ही साथ मैंने यूट्यूब जर्नी भी स्टार्ट कर दी थी अपनी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था हमेशा से। पर मेरे को यूट्यूब में कभी कोई सक्सेस नहीं मिली। अभी मैंने जॉब छोड़ दी है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि यूट्यूब में मैं कुछ अर्न कर पाऊँ, ताकि मेरे पास रहने-खाने के लिए तो वो सारे जुगाड़ हो जाए। एंड सेविंग्स है मेरे पास, अभी मैं वो चला रही हूँ। जब तक है मैं करूँगी मैं अपना और अपनी बहन का। एंड तब तक मैं अपना यूट्यूब भी चलाऊँगी। मेरे को बिल्कुल जॉब करने का मन नहीं है। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, और मेरे को वो मेंटल पीस वापस पाने के लिए कुछ टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए जॉब से। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप जब 30 क्रॉस कर लेते हो ना, उसके बाद आपको जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जितने भी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर कंपनी चलाने के लिए, उनको चाहिए कि कोई फ्रेशर आए, कोई फ्रेश माइंड का आए, क्योंकि अभी जितने भी जेन ज़ीज़ आ रहे हैं उनका माइंड हमसे 10 गुना तेज़ चलता है, तो वो लोग इतनी जल्दी कंसीडर भी नहीं करते हैं। एंड इस वज़ह से अब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है दोबारा से। आई एम सॉरी, मेरा माइक यहाँ पे बंद हो गया था और मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ। तो मैं बता रही थी कि अब मैंने अपना यूट्यूब चैनल दोबारा से अच्छे से शुरू किया, जिसमें मैं एक्टिव रहती हूँ। तो गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, एक बार आप लोग मेरे चैनल को देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे लिटरली अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने कभी ऐसा बोला नहीं है कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, पर इस टाइम मुझे लिटरली है। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरे को काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से। तो आपको फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ मैं, आपका अगर
मन हो, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ही आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट मेरा एक बार चैनल देख लीजिएगा, मेरा कंटेंट देख लीजिएगा। दैट्स इट गाइज़, यही थी मेरी स्टोरी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। आई होप कि मेरी फैमिली ये वीडियो ना देखे, आई रियली होप। ओके सो गाइज़ दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।